हिंदी। अध्याय 341 आश्चर्य। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। युद्ध शुरू होने के बाद एलिस जेनोविया और सैफायलेक मिलिट्री अकादमी के अन्य प्रोफेसरों को बर्सेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोस के उच्च अधिकारियों से दोस्ती करने में कठिनाई हुई। सांस्कृतिक अंतर उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक थे और ऑक्टागन काउंसिल के डीन ने भी एलिस और अन्य प्रोफेसरों की कोई खास मदद नहीं की। इसके विपरीत डीन और बिग 5 यूनिवर्सिटीज और ग्रेड 3 अकादमियों के प्रतिनिधि सैफायलेक मिलिट्री एकेडमी के प्रतिनिधियों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वे अपने लाभ अपने पास रखना चाहते थे और बर्सेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोस के साथ अपने संबंध मजबूत करना जारी रखना चाहते थे। इसलिए सैफायलेक मिलिट्री एकेडमी उनकी आंखों में कांटा थी। मिलिट्री एकेडमी स्पष्ट रूप से सबको दरकिनार करने से पहले अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रही थी। ये तो स्पष्ट ही था कि ग्रेड 3 और बिग 5 के प्रमुख इस बात से खुश नहीं थे। इसलिए एलिस जेनोविया, ओलिवर ज़्यूस और ओफेलिया ब्लेज को बर्सेरकर सरदार और युद्ध पुजारिन के करीब जाने में बहुत मुश्किल होती थी। वे हमेशा अष्टकोण परिषद के डीन और अन्य प्रतिनिधियों से घिरे रहते थे। ये वाकई एक परेशानी थी। सौभाग्यवश बैटल एक्सचेंज के दूसरे दिन की घटनाओं ने एलिस, ओलिवर और ओफेलिया को बर्सेरकर और वॉरलॉक जाति के प्रमुखों के करीब जाने का एक शानदार अवसर प्रदान किया। जैसे जैसे बर्सेरकर और वॉरलॉक सेंटोर मानव जागृतों के विरुद्ध युद्धों में अधिक आक्रामक होते गए, बिग 5 विश्वविद्यालयों के कुछ प्रतिनिधियों ने कुछ अप्रिय टिप्पणियां की। इन टिप्पणियों के कारण सरदार और युद्ध पुजारिन ने उन्हें गुस्से से घूरा। इसके बाद उन्होंने प्रतिनिधियों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। इसका फायदा उठाते हुए एलिस उनके बीच से धक्का देकर आगे बढ़ गई। लगता है आखिरकार हमें कुछ पहचान मिल ही गई, एलिस ने इतनी धीमी आवाज में कहा कि उसके आसपास के कुछ ही लोग सुन सकें। सरदार भी उन लोगों में से एक था जिन्होंने उसकी बात सुनी। वे वीआईपी सेक्शन से डुओ अनुशासन की लड़ाइयों को देख रहे थे, जहां कोई उन्हें परेशान नहीं कर सकता था, या कम से कम ऐसा ही होना चाहिए था। दुर्भाग्य से मानव जाति के अधिकांश प्रतिनिधियों को चुप रहना नहीं आता। वे अपने सामने भयंकर युद्ध के सुखद दृश्य का आनंद नहीं ले सके। हालांकि उसके बगल में प्रकट हुई उस कठोर स्वभाव वाली महिला ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, और जो थोड़े बहुत शब्द उसने कहे वे भी अप्रिय नहीं थे। उसके शब्दों से पता चलता था कि वह समझ गई थी कि बर्सेरकर्स अचानक इतने आक्रामक तरीके से क्यों लड़ने लगे थे। अन्य मानव प्रतिनिधियों की टिप्पणियां सुनने के बाद सरदार को इससे कहीं अधिक उम्मीद थी। युद्ध में सहयोगियों को अपना असली रूप दिखाना चाहिए, नहीं तो वे एक दूसरे को कैसे जान पाएंगे। सरदार ने भूमिगत कोलिजियम के केंद्र की ओर सिर घुमाते हुए पूछा। एलिस ने सिर हिलाकर जवाब दिया। सरदार द्वारा उस पर ध्यान दिए जाने से एलिस समझ गई कि अभी हमला करने का समय नहीं है। उसके परिवार ने बर्सेरकर जाति और वॉरलॉक सेंटोर पर महीनों शोध किया था। उनके व्यापक नेटवर्क सिस्टम का उपयोग उनके सहयोगियों के बारे में अनगिनत रिपोर्टें इकट्ठा करने के लिए किया गया था, और एलिस ने हर एक रिपोर्ट का अध्ययन किया था। उसने इस दिन की तैयारी में कई महीने बिताए थे, और वह इसे अपने हाथों से फिसलने नहीं देगी। अन्य प्रतिनिधि शायद इस बात से नाराज होते कि उन्हें इतनी कम तवज्जो मिली, लेकिन एलिस जानती थी कि बैटल एक्सचेंज बर्सेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोस के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। युद्धप्रिय ये जातियां अंतरआयामी ध्वज युद्ध में अग्रणी शक्ति बनने के लिए मानव अवेकिंड के साथ पूरी ताकत से प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। हर कोई अग्रणी शक्ति बनना चाहता था, लेकिन यह संभव नहीं था। टेकोर जाति से सीधे मुकाबले के लिए उन्हें एक एकजुट टीम, विश्वास और अपार शक्ति की आवश्यकता थी। एक अकेले व्यक्ति का नेतृत्व करना हजारों जागृत लोगों के बिखरे हुए समूह को लघु आयाम द्वार में भेजने की तुलना में कहीं अधिक आसान होता, खासकर तब जब टेकोर जाति उनका सर्वोपरि शत्रु हो। टेकोर जाति के विरुद्ध अकेले लड़ना आत्महत्या के समान था। ये बात सरदार और युद्ध पुजारिन को तब समझ आई जब टेकोर जाति के एक शक्तिशाली योद्धा के एक ही हमले में वे लगभग पूरी तरह नष्ट हो गए थे। मानव भगवान की मदद के बिना वे मर गए होते, और ट्राइटन गठबंधन और टेकोर जाति को जोड़ने वाला पोर्टल परिवर्तित नहीं हुआ होता, जिससे शक्तिशाली लोगों को इसके माध्यम से निकलने से रोका जा सकता था। एलिस ने अपने दिमाग में संग्रहित हर जानकारी का भरपूर इस्तेमाल किया। चूंकि उसके पहले कहे गए शब्द सरदार की दिलचस्पी जगाने के लिए काफी थे, इसलिए एलिस ने बीच बीच में कुछ वाक्य बोलना जारी रखा। वह ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन उसके हर वाक्य से यह स्पष्ट होता था कि उसे बर्सेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोस के बारे में व्यापक ज्ञान था। अन्य लोगों ने उसकी रणनीति की नकल करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों में वे असफल हो गए। वे बिना धैर्य या तैयारी के सरदार के पास पहुंचे, जिसके परिणामस्वरूप क्रोधपूर्ण विस्फोट और निराशा हुई। सरदार उन्हें अनसुना करता रहा।
उसने एलिस के कुछ सवालों के जवाब तभी दिए जब उसे एहसास हुआ कि एलिस ने अपना होमवर्क किया था और अपने सहयोगियों, उनकी सोच और उनके व्यवहार के कारणों के बारे में जानने के लिए समय निकाला था। अन्य प्रतिनिधियों ने शायद कुछ शोध किया होगा, लेकिन मानव जाति के शक्तिशाली सरदारों और उच्च अधिकारियों के रूप में अपने सहयोगियों के बारे में अधिक जानने के लिए हफ्तों या शायद महीनों तक अपना कीमती समय खर्च करना उनके लिए उचित नहीं था। उन्हें लगा कि सब कुछ जानना जरूरी नहीं है क्योंकि वे भविष्य में ऐसा कर सकते थे। सरदार पालिका मेवेनहम को ये भावना पसंद नहीं आई। वह महत्वपूर्ण जानकारियों की कमी होने की बजाय जरूरत से ज्यादा जानकारी रखना पसंद करता था। लेकिन यही कारण था कि पहली मुलाकात के बाद एक खास व्यक्ति में रुचि न दिखाने पर उन्हें अफसोस हुआ। बरसेरकर के सरदार के रूप में वह पिछले कुछ हफ्तों से बहुत व्यस्त थे। वह मानव जाति की सबसे युवा पीढ़ी के एक खास व्यक्ति के बारे में शोध करने में असमर्थ रहे थे। रात के समान गहरी आंखों और छोटे काले बालों वाले उस युवक के बारे में सोचते हुए पालिका मेवेनहम ने दर्शक दीर्घा की ओर देखा। उसने अभी तक उस युवक को नहीं देखा था जिससे उसकी मुलाकात पुस्तकालय और उलरान अखाड़े में हुई थी। घड़ी में आधी रात के 12 बज गए और दर्जनों भयंकर लड़ाइयों के बाद डुओ डिसिप्लिन का अंत हो गया। कई बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोर्स उत्साहित थे क्योंकि आखिरकार उन्हें अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए कुछ योग्य सहयोगी मिल गए थे। दुर्भाग्य से टीम डिसिप्लिन की टीमों को युद्ध के मैदान में उतरने में अभी कुछ और मिनट लगेंगे। जब सरदार की नज़र दर्शक क्षेत्र से आगे बढ़ी तो उसने अपने सहयोगियों के प्रतिनिधियों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने प्रतिनिधियों के कपड़ों पर लगे प्रतीकों और पदकों को देखा जो उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा रहे स्थान को दर्शाते थे। हालांकि एक विशेष प्रतीक ने उसका ध्यान आकर्षित किया। वह प्रतीक एक विशाल मीनार के सामने बनी एक छोटी नीलमणि रंग की झील थी। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। उसके बगल में खड़ी युवती के कॉलर पर सैफायर लेक मिलिट्री अकादमी का प्रतीक चिन्ह लगा हुआ था, वही प्रतीक चिन्ह जो काले बालों वाले युवक के कपड़ों पर भी लगा हुआ था। जब सरदार को यह एहसास हुआ कि वह महिला और वह युवक एक ही जगह से हैं, तो उसकी आंखों में थोड़ी सी दिलचस्पी झलक उठी। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, अखाड़े में मौजूद बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोस की चीख ने उसका ध्यान आकर्षित कर लिया। टीम कॉम्बैट स्पर्धा की पहली टीमें अखाड़े में प्रवेश कर चुकी थीं। अरे, ये तो अप्रत्याशित है, एलिस के बगल में खड़े ओलिवर ज़्यूस ने अचानक कहा। एलिस ने पहले ही सरदार की जिज्ञासु निगाहों को देख लिया था और वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ओलिवर और ओफेलिया दोनों ने उसका ध्यान भटका दिया। तुमने हमें ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे छोटे भाई ने बरसेरकर्स और एक वॉरलॉक सेंटोर के साथ टीम डिसिप्लिन के लिए आवेदन किया है? क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम्हारा भाई असामाजिक होने की ओर अग्रसर है? अजनबियों के साथ टीम बनाना मुझे असामाजिक नहीं लगता, ओफेलिया ब्लेज ने एलिस से शिकायत की। एलिस का ध्यान अचानक मुकाबले के अखाड़ों की ओर गया और काफी समय बाद पहली बार उसके चेहरे के भावहीन चेहरे पर एक अजीब सी नरमी आ गई। कालेब वहां क्या कर रहा है? वह लगभग बोल ही पड़ी। पिलोक पहुंचने के बाद से एलिस अपने भाई की देखभाल करने में इतनी व्यस्त थी कि उसके पास समय ही नहीं था। लेकिन कालेब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसे छोटे बच्चे जैसा बर्ताव पसंद नहीं था। उसे एलिस का उसे लाड़ प्यार करना बिल्कुल पसंद नहीं था और यही वजह थी कि एलिस ने अपने छोटे भाई से वादा किया था कि पिलोक पहुंचने के बाद वह उसे परेशान नहीं करेगी। लेकिन यही बात एलिस के लिए और भी उलझन का कारण बन गई। वह कालेब को सबसे बेहतर जानती थी। कालेब से दोस्ती करना एलिस जितना मुश्किल नहीं था, लेकिन वह दूसरों से घुलने मिलने की जहमत नहीं उठाता था। उससे दोस्ती करना और लंबे समय तक दोस्ती बनाए रखना बहुत मुश्किल था। फिर भी एलिस का छोटा भाई ही एकमात्र ऐसी टीम बन पाया जिसमें ट्राइटन गठबंधन की तीनों नस्लें शामिल थीं। ये कैसे संभव हुआ? वह रहा। एलिस ने अपने दाहिनी ओर सरदार की आवाज सुनी और मुड़कर देखा। वह अभी भी सदमे में थी, लेकिन एलिस ज़ेनोविया घराने द्वारा दिए गए मिशन को कभी नहीं भूलेगी। उसकी निगाहें सरदार की ओर मुड़ी, लेकिन अंत में फिर से कालेब और उसकी टीम पर जा टिकी। उसने अचानक कहा, उसकी आवाज में उलझन साफ झलक रही थी। मैं छुपकर बातें नहीं सुन रहा था, लेकिन आपका साथी काफी जोर से बोल रहा था। सरदार ने अचानक कहा, नीले बालों वाला युवक आपका भाई है, माइकल नहीं है ना? एलिस को यह समझने में थोड़ा समय लगा कि सरदार उससे बात कर रहा है। उसके बाद कुछ और सेकंड तक संशय में रहने के बाद उसके होठों से कुछ शब्द निकल गए। कालेब मेरा भाई है, हाँ, लेकिन आप माइकल को कैसे जानते हैं? सरदार ने तिरछी नजर से एलिस की ओर देखा और उसके होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए।
इस बच्चे से मेरी पहले 2 बार मुलाकात हुई थी, एक मुलाकात दूसरी से कहीं ज्यादा चौंकाने वाली थी, पालिका ने स्वीकार करते हुए कहा। उम्मीद है कि तीसरी मुलाकात और भी ज्यादा चौंकाने वाली होगी। पहले तो एलिस को बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोर्स के समूह में केवल अपना भाई ही दिखाई दिया। 2 बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोर के समूह में कालेब को देखकर वह इतनी स्तब्ध रह गई कि उसने माइकल फैन को बरसेरकर्स के साथ बातचीत करते हुए नहीं देखा। समूह में माइकल काफी शांत और एकाकी सा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो माइकल एक अतिरिक्त किरदार हो, जिसे उसके व्यवहार और उसकी कमजोर उपस्थिति के कारण आसपास के लोगों से ज्यादा ध्यान नहीं मिलता था। एलिस जानती थी कि माइकल अपनी उपस्थिति को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकता है, लेकिन उसे अब पता चला कि माइकल की अनूठी की कलाकृति उसे स्वाभाविक रूप से अपनी उपस्थिति को दबाने में मदद करती थी। लेकिन फिर भी माइकल अन्य मनुष्यों के बीच भी कुछ खास अलग नहीं दिखता था। वह सुंदर तो था ही, लेकिन शक्तिशाली परिवारों और घरानों के वंशजों में सुंदर और आकर्षक होना काफी आम बात थी। जागृत व्यक्तियों के शरीर में मौजूद अशुद्धियां उनके युद्ध मंत्र के अगले स्तर पर पहुंचने पर ही दूर हो जाती थीं। साथ ही शक्तिशाली परिवारों की आनुवंशिकी भी उत्कृष्ट मानी जाती थी। इस प्रकार माइकल अपने छोटे काले बालों, गहरी आंखों और साधारण कपड़ों के कारण अन्य लोगों की तुलना में कम ध्यान आकर्षित करता था, जिनके बाल और आंखें कहीं अधिक चमकीले रंग की थीं, जिससे सबका ध्यान माइकल से हटकर उसकी ओर चला जाता था। इसके अलावा वे लोग शाही मकड़ी के रेशमी धागों और अन्य विशिष्ट सामग्रियों से बुने हुए महंगे कपड़े पहनते थे। फिर भी अब जब एलिस ने कालेब की टीम में माइकल को देखा तो सब कुछ समझ में आने लगा। दरअसल एलिस को पूरा यकीन था कि माइकल ने ही उसके भाई को 2 बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोर के समूह में शामिल किया था। माइकल के चारों ओर मौजूद टीम को देखकर एलिस की आंखें चमक उठीं और उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए थे। एलिस को ठीक से पता नहीं था कि क्या बात थी, लेकिन माइकल के स्वभाव में कुछ ऐसा था जिससे उसके साथ घुलना मिलना आसान था। माइकल कभी किसी को खुश करने के लिए कुछ खास नहीं करता था। इसके विपरीत जब उसे कोई बात नापसंद होती थी तो वह बहुत उग्र हो जाता था। माइकल सीधा साधा था और किसी को भी खुद का या अपने दोस्तों का फायदा उठाने नहीं देता था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि माइकल सच्चा था। वह जो कहता था वही करता था और कोई भी उस पर भरोसा कर सकता था कि वह अपने वादे को पूरा करेगा। माइकल उस तरह का चालाक इंसान नहीं था जो स्वार्थवश दूसरों से दोस्ती करता हो। अगर उसे आपसे फायदा उठाना होता तो वह ये बात जरूर कहता। माइकल को आधे साल से ज्यादा जानने के बाद एलिस को यही पक्का यकीन हो गया था। लेकिन स्पष्टवादी और सीधे साधे स्वभाव के बावजूद माइकल कई लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाता था। ये बात एलिस को समझ में नहीं आती थी। यहाँ तक कि वे युवा वंशज भी, जो खुद को बहुत ऊंचा समझते थे, उसकी ओर आकर्षित होते थे। बर्बर दंपति इसका सबसे बड़ा उदाहरण थे। बर्बर दंपति वाकई समस्याग्रस्त थे। अगर एलिस सैफायलेक मिलिट्री अकादमी में नए छात्रों के प्रवेश की जिम्मेदारी संभालती तो वह फ्रेडरिक कोल्बेनहाइम और जैकलिन ऑरलैंडो को बिना सोचे समझे अस्वीकार कर देती। वह शक्तिशाली लॉर्ड्स को प्रशिक्षित करना चाहती थी, न कि उन हिंसक छात्रों को लाड़ प्यार देना जिन्हें यह नहीं पता था कि उनका एकमात्र फायदा उनके परिवार की दौलत ही है। लेकिन माइकल ने उस बर्बर जोड़े को काबू में कर लिया। वे अकेले नहीं थे। लिंकन, जीक और कालेब से भी आसानी से दोस्ती नहीं हो पाती थी। उनके बहुत कम दोस्त थे, फिर भी माइकल ने उनसे जल्दी ही दोस्ती कर ली। और अब माइकल कुछ बरसेरकर्स, एक वॉरलॉक सेंटोर के करीब आ गया और उसने बरसेरकर के सरदार का ध्यान भी आकर्षित कर लिया। ये कैसे संभव था? ये पहली बार था जब बरसेरकर के सरदार ने बैटल एक्सचेंज में भाग लेने वाले किसी मानव प्रतिभागी में वास्तविक रुचि दिखाई। यह एक शानदार अवसर था, कुछ ऐसा जिसकी एलिस को सख्त जरूरत थी। तारांकन। जब एलिस अपने सामने आए अवसर को समझने की कोशिश कर रही थी, उसी दौरान माइकल और उसकी टीम को दूसरे मुकाबले के लिए बुलाया गया था। उनकी पहली लड़ाई शुरू होने ही वाली थी। उनके बाद 5 लोगों का एक समूह युद्ध के अखाड़े में दाखिल हुआ। वे सभी मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वे उस मिश्रित समूह को देख रहे थे जिसका उन्हें सबसे पहले सामना करना था। मुझे नहीं पता कि यहाँ कौन ज्यादा बेवकूफ है, वे 2 बेवकूफ जो उन दरिंदों के साथ मिल गए, या वे दरिंदे जो उन 2 बेवकूफों के साथ मिल गए। उनमें से एक ने इतनी जोर से कहा कि अखाड़े में मौजूद हर कोई सुन सके। माइकल उस युवक की बात सुनकर बस मुस्कुराया। उसे उम्मीद नहीं थी कि बैटल एक्सचेंज में भाग लेने वाले इतने सारे प्रतिभाशाली लोग बेतुकी बातें करने में माहिर होंगे। उन्हें ओरिजिन एक्सपेंस में लॉर्ड बनने के बजाय बकवास करने और गाली गलौज करने में अपना करियर बनाना चाहिए। लड़ाई शुरू होते ही उसे बुरी तरह पीट देना।
वे दोनों लंबे आदमी शायद उनके सबसे ताकतवर सैनिक हैं। तुम लोग पहले उन पर ध्यान केंद्रित करो। जैसे ही हमें और जानकारी मिलेगी हम अपनी रणनीति में बदलाव करेंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उनके खिलाफ किसी विशेष रणनीति का इस्तेमाल करना जरूरी होगा, माइकल ने अपनी टीम से कहा। लोकाई पहले से ही अपने विरोधियों से थोड़ा नाराज था, लेकिन ये ठीक था। वास्तव में ये फायदेमंद था क्योंकि इसका मतलब था कि लोकाई लड़ाई शुरू होते ही पूरी ताकत से हमला करेगा। माइकल भी यही चाहता था। जब सब लोग तैयार हो गए तो रेफरी ने अपने 4 हाथों में से एक हाथ हवा में ऊपर उठा लिया। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। शुरू करो, उसने चिल्लाते हुए तुरंत लड़ाई शुरू कर दी। मेखाज ने तुरंत अपना जीवित कवच प्रकट किया। उसके खुरों ने जमीन पर जोरदार प्रहार किया जिससे वह आगे बढ़ा। अपने भाले जैसे हथियार को बुलाकर मेखाज अपने प्रतिद्वंद्वी से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। लोकाई और थाओआ मेखाज से ज्यादा पीछे नहीं थे। वे बढ़त लेने से बस कुछ सेंटीमीटर ही पीछे थे। थाओआ का शरीर भाप से उबल रहा था। उसने बिना किसी झिझक के अपनी रेड जायंट सोल ट्रेड का इस्तेमाल कर लिया था। इसके परिणामस्वरूप उसका आकार बढ़ गया और उसकी मांसपेशियां फूल गईं। उसकी अनूठी संरचना की क्रिम्सन आभा उसके शरीर में समाहित हो गई और वह कई गुना बढ़ गया। दूसरी ओर लोकाई ने अपनी बर्निंग फ्यूरी का प्रयोग स्वयं पर और अपनी टीम के सभी सदस्यों पर किया था। इससे उनकी चपलता, शक्ति और बोध क्षमता में काफी वृद्धि हुई, जिससे 5 मानव विरोधियों पर हमला करने वाले 2 बरसेर्कर्स और वॉरलॉक सेंटोर की गति और भी तेज हो गई। मानव दल ने अपनी ओर बढ़ते विशालकाय शत्रुओं को घूर कर देखा। जैसे जैसे पल बीतते गए वह भयावह शक्ति उनके और करीब आती गई, जिससे उनकी लार भी मुंह में अटक गई। हालांकि मानव दल के अधिकांश जागृत सदस्य तीसरे स्तर के लॉर्ड थे, फिर भी वे अपने सामने घटित हो रहे दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। हालांकि स्थिति और भी बदतर हो गई। लड़ाई के अखाड़े का तापमान तेजी से गिरने लगा और उसमें चलना फिरना लगातार मुश्किल होता गया। ऐसा लग रहा था मानो उनके पैर जमीन से चिपक गए हों। कुछ सेकंड बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके पैर जमीन से चिपके नहीं थे, बल्कि अचानक बर्फ की एक मोटी परत ऊपर उठाई थी, जिसने उनके पैरों को जमीन से जमा दिया था। बर्फ की परतों ने पहले तो उनकी गति धीमी कर दी, फिर पूरी तरह से उनके पैरों को जकड़ लिया, जिससे उनकी हरकतें रुक गईं। जागृत योद्धा हमलावर बरसेर्कर्स और वॉरलॉक सेंटोर से बचना भी चाहते तो भी वे हिल नहीं सकते थे। उनके पास अपने पैरों को जकड़ने वाली बर्फ को नष्ट करने और तुरंत आने वाले हमले से बचने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। इसलिए वे केवल हमले को रोकने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन कहना आसान था, करना मुश्किल। आगे खड़े हटे कट्टे लोगों में से एक जोर से दहाड़ा। उसके सामने परिवर्तित मूल ऊर्जा से एक विशालकाय ढाल प्रकट हुई। ढाल काले रंग की थी और उससे एक अशुभ आभा निकल रही थी जो युद्ध क्षेत्र में गूंज रही थी। दिलचस्प बात यह थी कि लोकाई, थाओआ और मेखास की चाल अचानक बदल गई। वे उस हटे कट्टे आदमी की ओर बढ़ने लगे, सटीक कहें तो उसकी काली ढाल की ओर। एक ऐसा सोलट्रेड जो दुश्मनों को चिढ़ाता है। लगता है ये बंदा जन्मजात टैंक है। उस हटे कट्टे आदमी की हरकत देखकर माइकल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। दुर्भाग्यवश इंसानों की टीम का ज्यादातर ध्यान बरसेर्कर्स और वॉरलॉक सेंटोर पर ही था, क्योंकि वे उन्हें ज्यादा ताकतवर विरोधी मान रहे थे। उन्होंने कालेब पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, जो लगातार अपना फ्रोजन नोवा छोड़ रहा था और बर्फ को फैलाता जा रहा था, जो अब तक उनके पैरों और पिंडलियों को पूरी तरह से ढक चुकी थी। माइकल की बात करें तो उन्हें तो उसके अस्तित्व का भी पता नहीं था। उन्हें तभी कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ जब एक तेज रोशनी उनके सामने से गुजरी। भारी भरकम चीज के टकराने से वह दर्द से कराह उठा और उसने अपने सोलट्रेड पर से नियंत्रण खो दिया। काली ढाल हट गई और बरसेर्कर्स और वॉरलॉक सेंटोर को अपने निर्धारित लक्ष्यों पर हमला करने का नियंत्रण वापस मिल गया। इसी बीच माइकल अपने विरोधियों की पिछली पंक्तियों में प्रकट हुआ। 6 ची तलवारें आगे बढ़ीं और उसका वाइवेंटूथ भाला आगे बढ़ा, जो लगभग निकटतम दुश्मन के शरीर में गहराई तक घुस गया। अगर रेफरी ने थोड़ी सी ऊर्जा का इस्तेमाल करके माइकल के हमले को न रोका होता तो वह अपने प्रतिद्वंदी की गर्दन भेद देता। इसी तरह रेफरी के हस्तक्षेप के कारण ही चीफ स्वॉर्ड्स भी ऐसा कर पाए। माइकल के पास शायद इस टीम में सबसे मजबूत उपस्थिति या सबसे शक्तिशाली आक्रमण शक्ति न हो, लेकिन वह फुर्तीला था और अपनी सोलट्रेड्स पर उसका शानदार नियंत्रण था। उसके स्पिरिट विप ने उस हटे कट्टे आदमी का ध्यान भंग कर दिया, जिससे बाकी लोगों को अपने हमले पूरे करने का मौका मिल गया। वहीं उसकी कमजोर उपस्थिति ने उसे अग्रिम पंक्ति को पार करते हुए बचे हुए विरोधियों को चौंका देने में सक्षम बना दिया। लेकिन फिर भी माइकल जानता था कि उसका हस्तक्षेप आवश्यक नहीं था।
कालेब की फ्रोजन नोवा, दो बरसेरकर्स और वॉलॉक सेंटोर की जबरदस्त ताकत मिलकर मानव टीम को हराने के लिए पर्याप्त से कहीं अधिक थी। ऐसा न केवल इसलिए था क्योंकि कालेब का फ्रोजन नोवा शक्तिशाली था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि लोकाई के बनिंग फ्यूरी ने कालेब की शक्ति को और भी बढ़ा दिया था। यदि उनके शत्रु हिल भी नहीं सकते थे, तो वे तीन भारी भरकम योद्धाओं के उस हमले को कैसे रोक पाते जो विशालकाय क्रोधित सांडों की तरह उन पर टूट पड़े थे। कुछ ही देर में लोकाई ने दूसरे लंबे चौड़े इंसान को युद्ध के अखाड़े के बाहर फेंक दिया। वह इंसान अखाड़े के बाहर जमीन पर बुरी तरह गिरा, जबकि बलवान बहुल व्यक्ति को थाओ और मेखास दोनों के हमले का सामना करना पड़ा। लोकाई ने रेफरी को हस्तक्षेप करते हुए देखा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह हट्टा कट्टा आदमी कुचली हुई हड्डियों और मांस के ढेर में न बदल जाए। उसने उपहास उड़ाया और सिर हिलाया, अखाड़े में छाए सन्नाटे को अनदेखा करते हुए अचानक बोल पड़ी। अच्छा, ये तो काफी उबाऊ था, है ना? उम्मीद है कि हमारे अगले प्रतिद्वंद्वी ज्यादा शक्तिशाली होंगे। मेरे पास अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए कोई नहीं था। मुझे मेखास के साथ अपना लक्ष्य भी साझा करना पड़ा। कितना शर्मनाक! थाओरा ने जमीन पर लात मारते हुए गरज कर कहा। किक की जोरदार मार से रिंग की जमी हुई सतह चटक गई और टूट गई। अगले ही पल कालेब ने फ्रोजन नोवा का इस्तेमाल करके रिंग में फैली बर्फ को पिघला दिया। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के पैर छुड़ाए और माइकल की ओर मुड़ गया। लगता है सब थोड़े भ्रमित हैं, उसने दर्शक क्षेत्र की ओर हल्के से इशारा करते हुए कहा। लड़ाई खत्म होने के बाद अंडरग्राउंड कोलोसियम में छाए सन्नाटे को सबसे पहले कालेब ने महसूस किया। उनकी टीम की लड़ाई 10 सेकंड से भी कम समय में खत्म हो गई। यहां तक कि ट्राइटन एलायंस के प्रतिनिधि भी थोड़े हैरान थे। आखिर हर प्रतिभागी भविष्य का महाशक्तिशाली योद्धा था। बैटल एक्सचेंज में भाग लेने वाले सभी युवा प्रतिभावान थे। उन्हें हराना इतना आसान नहीं होना चाहिए था। माइकल को यह स्वीकार करना पड़ा कि उनकी जीत देखने में काफी आसान और सरल लग रही थी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। कई बातों का ध्यान रखना जरूरी था, जिनमें से एक ये भी थी कि माइकल की टीम ने लड़ाई शुरू होते ही पूरी ताकत लगा दी, जबकि दूसरी टीम ने लड़ाई शुरू करने के लिए बिल्कुल अलग रणनीति अपनाई। दूसरी टीम फैलकर अपने विरोधियों की ताकत का अंदाजा लगाना चाहती थी। इसी वजह से उन्होंने अपने सोलट्रेट्स का तुरंत इस्तेमाल नहीं किया, ताकि जब उन्हें अपने विरोधियों के बारे में, खासकर उनकी कमजोरियों के बारे में पता चल जाए, तो वे उन्हें चौंका सकें। विरोधियों का परीक्षण करते समय अपनी आत्मा की विशेषताओं को छिपाकर रखना एक आम रणनीति थी। इससे जागृत लोगों को सामान्य परिस्थितियों में अपने ज्ञान का लाभ उठाकर दुश्मनों को आश्चर्यचकित करने का मौका मिलता था। हालांकि उनकी रणनीति बुरी तरह विफल रही, क्योंकि दोनों बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोर ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़कर हमला कर दिया। उन्होंने बिना किसी झिझक के अपनी सोलट्रेट का प्रयोग किया और जबरदस्त गति से आगे बढ़े। अचानक किए गए हमले को कालेब के फ्रोजन नोवा के साथ मिलाकर और विरोधियों की गति को धीमा करने के बाद उन्हें जमीन पर जमा देने से इतना मानसिक दबाव पैदा हुआ कि वे कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन ये काफी नहीं था। जैसे ही पहले जागृत मानव ने बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोर के हमले का मुकाबला करने के लिए अपनी सोलट्रेट का इस्तेमाल किया, उसी समय उस पर एक मानसिक हमला हुआ, जिससे वह लगभग बेहोश हो गया। सभी का ध्यान अपनी ओर बढ़ते तीन विशालकाय दुश्मनों पर केंद्रित था, जबकि वे उस छोटे से इंसान को नजरअंदाज कर रहे थे जो अपने विरोधियों की नजर से बचने के लिए युद्ध क्षेत्र के किनारे किनारे गोली चला रहा था। माइकल पीछे की पंक्ति में प्रकट हुआ और उसने बाकी जागृत लोगों को पकड़ लिया, जो इतने स्तब्ध थे कि समय रहते अपने सोलट्रेट्स का उपयोग नहीं कर पाए। दरअसल वे अपनी सोलट्रेट्स को पहले ही सक्रिय कर चुके थे, लेकिन बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोर्स द्वारा छोड़े गए भयानक दबाव ने उन्हें एक हद तक ही सीमित कर दिया था। ऐसा लग रहा था मानो बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोर्स का पूरा अस्तित्व क्रोध से भरा हुआ हो। मनुष्यों के उस समूह ने बैटल एक्सचेंज की टीम अनुशासन को एक दोस्ताना अभ्यास माना, न कि जीवन मरण की लड़ाई। इसलिए वे बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोर के प्रचंड क्रोध का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। इसी वजह से लोकाई को पूरी लड़ाई काफी उबाऊ और निराशाजनक लगी। इसमें कोई चरम बिंदु नहीं था। ये शुरू हुई और फिर यूं ही खत्म हो गई। बेशक युद्ध की घटनाएं बाहर से देखने पर अलग ही लग रही थीं। ऐसा लग रहा था कि इंसानों की टीम सुस्त और गैर पेशेवर थी। वहीं माइकल की टीम बिल्कुल विपरीत थी। उनका टीम वर्क काफी अच्छा था। कुछ कमियां थीं जिनमें सुधार की गुंजाइश थी, लेकिन कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं थी। सभी की खूबियों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जिस तरह से अपनी रणनीति को अंजाम दिया, वह एक सुखद आश्चर्य था। इससे ये बेहतरीन उदाहरण सामने आया कि भविष्य में टेकुर जाति के खिलाफ होने वाली लड़ाइयां कैसी हो सकती हैं।
लड़ाई खत्म होने के बाद माइकल और बाकी लोग रिंग से बाहर निकल गए। उन्होंने लड़ाई में खर्च हुई ऊर्जा को फिर से प्राप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा अवशोषण तकनीक का अभ्यास किया और अगली लड़ाई के लिए अपनी टीम को बुलाए जाने तक आराम करते हुए पिछली लड़ाई पर चर्चा की। अपनी पहली लड़ाई के बाद माइकल और उसके समूह को और अधिक प्रसिद्धि मिली। माइकल को यही उम्मीद थी, लेकिन इससे वास्तव में कुछ भी नहीं बदला। वे तब तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कि उनका सामना किसी ऐसे प्रतिद्वंद्वी से न हो जाए जो उनसे निपटने के लिए बहुत शक्तिशाली हो। माइकल ने पीक टियर 3 लॉर्ड से भरी कुछ टीमें देखीं। उसने सोलो और डुओ डिसिप्लिन के दौरान उनकी कुछ पिछली लड़ाइयां देखी थीं और जानता था कि उनके सोलो ट्रेट्स और आर्टिफैक्ट्स दोनों ही शक्तिशाली और बेहद मूल्यवान थे। तीसरे स्तर के विरोधियों से लड़ने में सक्षम होने के बावजूद माइकल, कालेब और थाओवा केवल दूसरे स्तर पर थे। यदि उनका सामना तीसरे स्तर के किसी ऐसे व्यक्ति से होता जो उनसे ऊपर के स्तर के लोगों से भी लड़ सकता था, तो माइकल और बाकी लोगों को उससे निपटने में कठिनाई होती। ये बात स्पष्ट थी, लेकिन इससे डरने की कोई वजह नहीं थी। माइकल की टीम हर हाल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती रहेगी। उनकी दूसरी लड़ाई 6 बरसेरकर्स के खिलाफ थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरों पर दिख रही गर्व भरी मुस्कान और आंखों में झलक रही उत्तेजना से ही यह स्पष्ट हो गया कि लड़ाई शुरू होते ही वे पूरी ताकत से हमला करेंगे। थाओवा उन 6 बरसेरकर्स को अच्छी तरह जानता था। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। इनमें से किसी के पास भी सपोर्ट टाइप सोलो ट्रेट नहीं है। बाईं ओर खड़े विशालकाय बरसेका के पास हरक्यूलियन स्ट्रेंथ नामक सोलो ट्रेट है। यह एक पैसिव सोलो ट्रेट है जो हमेशा सक्रिय रहता है। यह उसकी स्टेमिना को तेजी से कम करता है, लेकिन उसकी शारीरिक शक्ति को राक्षसी स्तर तक बढ़ा देता है। उसके बगल वाले के पास टाइटन आर्म नामक सोलो ट्रेट है। वह अपने दाहिने हाथ को फैलाकर विनाशकारी क्षति पहुंचा सकता है। थाओ ने इतनी जोर से समझाया कि उनके विरोधी भी सुन सकें। बरसेकर टीम गुस्से से थाओ को घूर रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह अपनी टीम को उनके सोलो ट्रेट्स के बारे में बताता रहा। बीच वाले के पास डबल इम्पैक्ट नाम का सोलो ट्रेट है। वह इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने पैरों पर कर सकता है, लेकिन ये काफी है क्योंकि उसने किक पर केंद्रित मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लिया है। डबल इम्पैक्ट का इस्तेमाल करने पर उसकी किक का पहला प्रभाव 2 गुना हो जाएगा और एक शॉकवेव ऊर्जा और बल का मिश्रण दुश्मन के शरीर में फैल जाएगी। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि इससे चोट लगना काफी दर्दनाक होता है। इसके अलावा एक युवा बरसेकर है जिसके पास सिल्वर ऑरा है जो उसके हमलों की विनाशकारी शक्ति को बढ़ाता है, और दाईं ओर वाले के पास स्वॉर्ड ऑफ डूम नाम का सोलो ट्रेट है। यह तेज है और ज्यादातर चीजों को आसानी से काट सकती है, इसलिए सावधान रहें कि आपके टुकड़े टुकड़े न हो जाएं। थाओवा को बरसेरकर्स के सोलो ट्रेट्स के बारे में और भी बहुत कुछ कहना था, लेकिन लड़ाई शुरू होने ही वाली थी। इसलिए उनकी बात ध्यान से सुनने के बाद वे अपनी अपनी जगह पर चले गए, अपने आर्टिफैक्ट्स को बुलाया और रेफरी के संकेत का इंतजार करने लगे। रेफरी की आवाज के साथ ही कुछ ही क्षणों बाद लड़ाई शुरू करने का संकेत भी सुनाई दिया। शुरू करो। पहले की तरह ही लोकाई ने पूरी टीम की चपलता, शक्ति और बोध को बढ़ाने के लिए बर्निंग फ्यूरी की पूरी शक्ति का उपयोग किया। बर्निंग फ्यूरी को उनमें से प्रत्येक पर लागू करने के बाद उनके द्वारा उत्सर्जित उपस्थिति तीव्र और अशुभ थी। हालांकि इसने 5 बरसेरकर्स को प्रभावित नहीं किया, जिन्होंने बिना किसी झिझक के आगे बढ़ने के लिए जमीन पर लात मारी। उन्होंने अपनी सोलो ट्रेट का इस्तेमाल किया और आगे बढ़े। इसी बीच लोकाई, थाओ और मेखाज ने भी ऐसा ही किया। अपनी सोलो ट्रेट का पूरा इस्तेमाल करते हुए वे भी आगे बढ़े। इसी दौरान कालेब ने एक बार फिर फ्रोजन नोवा का इस्तेमाल किया। हालांकि इस बार कालेब की रणनीति थोड़ी बदल गई। उसने अपनी छड़ी प्रकट की, जो उसे कुछ सप्ताह पहले अपनी बहन से विरासत में मिली थी, एक पौराणिक द्वितीय श्रेणी की कलाकृति। इस छड़ी के 3 उद्देश्य थे। पहला, ये बर्फ प्रकार के सोलो ट्रेट की ऊर्जा खपत को कम करती थी। दूसरा, ये बर्फ प्रकार के सोलो ट्रेट पर नियंत्रण बढ़ाती थी। और अंत में, बर्फ की छड़ी बर्फ प्रकार के सोलो ट्रेट से प्रकट होने वाली बर्फ की मजबूती को बढ़ाती थी। पौराणिक बर्फ की छड़ी की शक्ति को उजागर करने के साथ साथ फ्रोजन नोवा पर उसकी विरासत तकनीक के प्रभाव से कालेब का 7 स्टार सोलो ट्रेट और भी मजबूत हो गया। पौराणिक बर्फ की छड़ी से एक साधारण सी चाल ही टाइटन आर्म सोलो ट्रेट वाले बरसेरकर और स्वॉर्ड ऑफ डूम वाले बरसेरकर के सामने 2 विशाल हिमखंडों को प्रकट करने के लिए काफी थी। बरसेरकर पूरी गति से हिमखंडों की ओर दौड़े। भारी भरकम बरसेरकरों के टकराने से हिमखंड और युद्ध वलय दोनों कांप उठे, लेकिन टूटे नहीं। हिमखंड अपनी जगह पर डटे रहे और दोनों बरसेरकरों का आगे बढ़ना रोक दिया। इसी बीच शेष 3 बरसेरकर लोकाई, थाओ और मेखाज से भिड़ गए।
मेखास सिल्वर ऑरा बरसेरकर से भिड़ा, थाओवा का सामना हरक्यूलियन स्ट्रेंथ बरसेरकर से हुआ, जबकि लोकाई का मुकाबला डबल इम्पैक्ट बरसेरकर से हुआ। हालांकि कालेब ने अपनी टीम का समर्थन करना बंद नहीं किया था। उसने एक बार फिर पौराणिक बर्फ की छड़ी को हवा में लहराया और पांचों बरसेरकर्स और वॉरलॉक सैंटोस के बीच विशाल बर्फ की दीवारें खड़ी कर दी, उनके हथियार टकराने से ठीक 1 सेकंड पहले। थाओवा, लोकाई और मेखास इसके लिए तैयार थे। वे जानते थे कि टकराव से ठीक पहले कालेब कई बर्फ की दीवारें खड़ी कर देगा, जिससे उनकी और उनके दुश्मनों की नजरें छिप जाएंगी। बर्फ की दीवारों के अचानक प्रकट होने से भलीभांति अवगत होकर तीनों ने अचानक अपनी दिशा बदल दी। लोकाई ने बगल से सिल्वर ऑरा बरसेकर पर हमला किया, जबकि मेखास का निशाना डबल इम्पैक्ट बरसेकर पर केंद्रित हो गया। इसी बीच थाओवा ने अपनी अदम्य शक्ति से बरसेरकर पर हमला करने के लिए बर्फ की दीवार के बाईं ओर रुख किया। लेकिन वह अकेला नहीं था। थाओवा जब बर्फ की दीवार के बाईं ओर प्रकट हुआ तो माइकल दाईं ओर से प्रकट हुआ, जिसका शरीर 6 उन्नत तलवारों और दर्जनों हिमखंडों से ढका हुआ था। सिल्वर ऑरा बरसेरकर और डबल इम्पैक्ट बरसेरकर ने बिना किसी हिचकिचाहट के बर्फ की दीवार पर हमला कर दिया। उन्हें विश्वास था कि उनका दुश्मन दीवार के पीछे छिपा है और उन्होंने पूरी ताकत से बर्फ की दीवार को तोड़ दिया। दोनों बरसेरकरों को अचानक एक अलग दुश्मन का सामना करने की उम्मीद नहीं थी, और न ही यह कि उनका पिछला निशाना बगल से उन पर हमला कर देगा। वे उस समय भी आश्चर्यचकित रह गए जब बर्फ के टुकड़े जमीन पर गिरने के बजाय उनकी ओर तेजी से बढ़ने लगे। फ्रोजन नोवा का लगातार कई बार इतनी सटीकता से इस्तेमाल करने के बाद कालेब की सांसें तेज चल रही थीं। उसकी सोलट्रेट एक ऐसी शक्ति थी जो बड़े पैमाने पर विस्फोट करती थी और जबरदस्त बल का प्रदर्शन करती थी, न कि ऐसी सोलट्रेट जिसमें बर्फ के टुकड़ों को नियंत्रित करने जैसी छोटी मोटी चीजों के लिए भी अत्यधिक सटीकता की आवश्यकता होती थी। फिर भी युद्ध के मैदान में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए कालेब को खुद को और अपनी शक्ति को अनुकूलित करना पड़ा। ये बेहद मुश्किल था, लेकिन पौराणिक बर्फ की छड़ी और ज़ेनोविया परिवार की विरासत तकनीक के साथ उसके दैनिक अभ्यास के परिणामों ने उसे यह उपलब्धि हासिल करने में सक्षम बनाया। उसका मन उसे बार बार कह रहा था कि वह खुद को सताना बंद करे और फ्रोजन नोवा का सही तरीके से इस्तेमाल करे। लेकिन कालेब ने अपने मन की आवाज नहीं सुनी। इसके बजाय वह माइकल की रणनीति को ठीक उसी तरह अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखकर जोश से मुस्कुराया, जैसा कि होना चाहिए था। मैं हर चीज को नियंत्रित करता हूँ। विरासत तकनीक के कारण हुए परिवर्तनों को पौराणिक बर्फ के डंडे की असाधारण शक्ति के साथ मिलाकर फ्रोजन नोवा इतना शक्तिशाली था कि इसे आसानी से रोका नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि थावा का शरीर और मेखास का जीवित कवच भी कालेब के हमलों को आसानी से नहीं रोक पाए। लोकाई के बनिंग फ्यूरी के लागू होने के बाद फ्रोजन नोवा को रोकना और भी मुश्किल हो गया। फ्रोजन नोवा की जबरदस्त आक्रमण क्षमता के बावजूद माइकल को लगा कि कालेब अपने सोलट्रेट की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहा है, और उसने यह बात अपने दोस्त को साफ साफ कह दी। फ्रोजन नोवा की आक्रमण क्षमता बहुत अधिक हो सकती है, लेकिन क्या बस इतना ही काफी था? क्या 7 स्टार सोलट्रेट इससे अधिक करने में सक्षम नहीं था? माइकल की आत्मा की विशेषताओं की बहुमुखी प्रतिभा के कारण उसने उनका उपयोग विभिन्न तरीकों से करना सीख लिया था, कभी कभी तो उन तरीकों से भी जिनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए था। उदाहरण के लिए प्रबलित तलवार ची का उपयोग तलवार को मजबूत करने के लिए किया जाना चाहिए। हालांकि माइकल तलवार चलाने में कुशल नहीं था। उसका हथियार भाला था, जिसका मुख्य कारण क्लीव फेनरर के स्मृति गोले को अवशोषित करने के बाद उसके मन में अंकित यादें और अनुभव थे। माइकल अपनी एक प्रभावी सोल ट्रेट का पूरा उपयोग न करके उसे व्यर्थ कर रहा था। वह रीइंफोर्स्ड स्वॉर्ड ची का प्रयोग एक अनूठे तरीके से कर रहा था, जिससे दुश्मन की लय बिगड़ जाती थी। यदि माइकल तलवार का प्रयोग करने लगे और रीइंफोर्स्ड स्वॉर्ड ची का प्रयोग उसके इच्छित तरीके से करे, साथ ही वर्तमान अनूठे तरीके से भी करे, तो वह रीइंफोर्स्ड स्वॉर्ड ची की क्षमता का कहीं अधिक लाभ उठा पाएगा। इसलिए माइकल चाहता था कि कालेब फ्रोजन नोवा का उपयोग उस तरह से करने के बजाय थोड़ा और प्रयोग करे जिस तरह से सभी ने उसे अपने सोलट्रेट का उपयोग करने के लिए कहा था। माइकल और कालेब के बीच लंबी चर्चा के परिणामस्वरूप फ्रोजन नोवा का उपयोग करके युद्ध क्षेत्र को अत्यंत सटीकता से नियंत्रित करने का प्रयास किया गया, और कालेब ने ठीक यही किया। उसने टाइटन आर्म बरसेकर और स्वॉर्ड ऑफ डूम बरसेकर की गतिविधियों को नियंत्रित किया और साथ ही दूसरों की सहायता भी की। उन्होंने उनकी योजना के अनुसार बर्फ की दीवारें खड़ी कर दी और टूटी हुई बर्फ की दीवारों को घातक प्रक्षेप्यों में बदल दिया, जिन्हें डबल इम्पैक्ट बरसेकर और सिल्वर ऑरा बरसेकर ने नष्ट कर दिया। बर्फ की दीवारों से टकराने के बाद जब दोनों बरसेरकर्स की गति धीमी हुई, तो बर्फ के टुकड़े उनकी ओर तेजी से बढ़े। लोकाई और मेखास ने भी जरा भी संकोच नहीं किया।
वे बगल से अपने नए लक्ष्यों की ओर बढ़े और बरसेरकर्स पर हमला करने लगे। मेखाज ने अपनी कलाई घुमाते हुए अपना भाला आगे बढ़ाया। इसी बीच लोकाई का गदा बगल की ओर बढ़ा और पीछे खींचकर इतनी गति पैदा कर ली कि सिल्वर ऑरा बरसेरकर को एक ही बार में खत्म कर सके। गति खोने के बाद दोनों बरसेरकर्स को दो तरफ से हमलों का सामना करना पड़ा। बर्फ के टुकड़े अत्यंत वेग से फूट पड़े और उनके सिर सटीक रूप से कहें तो उनकी आंखों पर निशाना साध रहे थे। बरसेरकर्स को बर्फ के टुकड़ों से निकलने वाली अपार शक्ति का एहसास नहीं हुआ। उन्होंने अपने विरोधियों की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ पल के लिए अपनी आंखें खुली रखने के बारे में सोचा। हालांकि शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में उनकी आंखें संवेदनशील थीं और सभी की आंखों की तरह ही कम सुरक्षित थीं। अपनी दृष्टि खोना भले ही क्षण भर के लिए ही सही उनके बस की बात नहीं थी, लेकिन बर्फ के टुकड़ों को रोकना भी संभव नहीं था। क्योंकि मेखाज और लोकाई के हमले भी उन पर होने ही वाले थे। बरसेरकर्स ने पीछे हटने का विचार किया, लेकिन जैसे ही उनके मन में पीछे हटने का ख्याल आया, उन्हें अपने पैरों में कुछ प्रतिरोध महसूस हुआ। उन्हें नीचे देखने की भी जरूरत नहीं थी, वे जानते थे कि उनके पैर बर्फ से ढक गए हैं। उनकी हरकतें रुक गई थीं और वे पहले ही अपनी गति खो चुके थे। दोनों बरसेरकर्स केवल अपने सोलिट्रेट्स और आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर सकते थे, बर्फ के टुकड़ों से खुद को बचाने के लिए अपनी आंखें बंद कर सकते थे और मेखाज के भाले के वार और लोकाई के भारी प्रहार को रोकने के लिए अपने हथियार उठा सकते थे। भले ही उनके प्रतिद्वंदी औसतन शारीरिक रूप से अधिक शक्तिशाली थे और दो बरसेरकर चैंपियन थे, जो उनकी असाधारण युद्ध क्षमता को दर्शाता है, फिर भी थाओआ, मेखाज और लोकी को कम नहीं आंका जा सकता था। सबसे पहले तो वे आमने सामने की लड़ाई में अपने प्रतिद्वंदियों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। लोकी की बर्निंग फ्यूरी और कालेब की युद्ध क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रित करने की असाधारण क्षमता ने उन्हें और भी अधिक लाभ प्रदान किया। और फिर माइकल था, जिसने स्वयं युद्ध में सीधे उतरने के बजाय दूसरों की सहायता करने का निर्णय लिया था। वह हरक्यूलियन स्ट्रेंथ बरसेरकर्स के बाईं ओर प्रकट हुआ और उसने सभी दिशाओं में उन्नतची तलवारें और ग्लेसिकल छोड़े। उन्नतची स्वॉर्ड्स और ग्लेसिकल्स ने दुश्मनों के जोड़ों पर सटीक प्रहार किया, जिससे सिल्वर ऑरा बरसेकर और डबल इम्पैक्ट बरसेकर चौंक गए। उनकी आंखें अभी भी बंद थीं। कालेब के बर्फ के टुकड़े उनके चेहरों पर लगे थे और उन्होंने मेखाज और लोकाई के हमलों को अभी अभी रोका ही था कि विपरीत दिशा से आए प्रक्षेपियों ने उन्हें चौंका दिया। माइकल की उन्नतची तलवारों ने दोनों बरसेरकर्स के हथियारबंद हाथ की कलाई पर गहरे घाव कर दिए। अचानक हुए इस हमले से वे घबरा गए और मुश्किल से अपने हथियार पकड़ पाए। तभी लोकाई और मेखाज ने अपने हथियार समेटकर दूसरा हमला शुरू कर दिया। उनकी हरकतें सहज, तीव्र और असाधारण बल से भरी थीं। माइकल ने एक पल के लिए उनकी ओर देखा, लेकिन इतना ही ये तय करने के लिए काफी था कि लोकाई और मेखाज अगले कुछ ही सेकंड में अपने विरोधियों को हरा देंगे। इसलिए उसने अपना ध्यान कहीं और केंद्रित करने का फैसला किया। थाओर और अदम्य शक्ति वाले बरसेरकर के बीच हुई भीषण टक्कर की गर्जना ने माइकल का ध्यान आकर्षित किया। वह मुड़ा और उसकी पैनी निगाहों ने उसे स्थिति का तुरंत जायजा लेने में सक्षम बनाया। थाओर और अदम्य शक्ति वाले बरसेरकर ने तेजी से हमला किया, उनके मुंह के बार बार टकरा रहे थे। दोनों बरसेरकर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि दूसरे पक्ष को कोई फायदा नहीं मिल रहा था। थाओर ने बगल की ओर छलांग लगाए और अपनी काली चमकती उंगलियों से वार किया, लेकिन अदम्य शक्ति वाले बरसेरकर ने जोरदार मुक्के से पलटवार किया। अदम्य शक्ति वाले बरसेरकर ने एक विशेष प्रकार के दस्ताने पहन रखे थे। उनमें अपार ऊर्जा प्रवाहित की गई थी, जिससे प्रत्येक हमले के साथ ऊर्जा की तरंगें निकलती थीं। ये डबल इम्पैक्ट बरसेरकर की सोलिट्रेट का एक कमजोर संस्करण था, जो ऊर्जा की तरंग के साथ दूसरा प्रभाव उत्पन्न करता था। लेकिन थाओरा ने इन तरंगों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा लग रहा था मानो उसे इनका एहसास ही न हो। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। उसकी त्वचा से भाप निकल रही थी, क्योंकि उसकी क्रिम्सन ऑरा और रेड जायंट सोलिट्रेट का पूर्ण विलय हो गया था, जिससे उसे अपार शक्ति और प्राकृतिक पुनर्जनन के मामले में एक बड़ा लाभ प्राप्त हुआ। थाओरा तेजी से ठीक हो रहा था, हरक्यूलियन स्ट्रेंथ बरसेकर द्वारा पहुंचाए गए नुकसान से कहीं अधिक तेजी से। माइकल दोनों बरसेरकरों के बीच चल रही लड़ाई को देखते हुए आगे बढ़ा। बरसेरकरों को ये पसंद नहीं था जब कोई और उनकी लड़ाई में दखल देता था, लेकिन माइकल को इस समय इसकी कोई परवाह नहीं थी। वे एक टीम युद्ध लड़ रहे थे और यह स्वाभाविक था कि वह अपने साथियों की मदद करेगा। ध्वज युद्ध में टेकुर जाति का कोई भी सदस्य बरसेरकर जाति की अकेले लड़ने की इच्छा की परवाह नहीं करेगा। वे या तो कुचल दिए जाएंगे या एक ही बार में पराजित हो जाएंगे।
एक टीम युद्ध को एक एकजुट शक्ति के रूप में लड़ा जाना चाहिए था, और यह कुछ ऐसा था जिसे अधिकांश बर्सेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोस ने अभी तक स्वीकार नहीं किया था। सौभाग्य से माइकल की टीम पहली ऐसी टीम थी जिसने मनुष्यों के सोलर ट्रेट्स और अद्वितीय शक्तियों के बीच महान तालमेल और बर्सेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोस की शारीरिक श्रेष्ठता को प्रदर्शित किया। माइकल ने 6 परतों वाली उन्नत 3 गुना गुंथी हुई स्पिरिट वेब का आविष्कार किया और अपनी अंतर्दृष्टि से बेरसेकर पर हरक्यूलिस जैसी ताकत से हमला कर दिया। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि बेरसेकर के मुंह के एक बार फिर टकराने वाले नहीं थे, और फिर उसने 6 परतों वाली 3 गुना स्पिरिट वेब से वार कर दिया। जैसे ही उसके स्पिरिट वेब का प्रहार हुआ, हरक्यूलिस जैसी ताकत वाले बरसेरकर ने जोर से कराहते हुए कहा। लड़खड़ाते हुए उसकी आंखों का सफेद भाग साफ दिखाई देने लगा और उसकी ऊर्जा का प्रवाह बुरी तरह विफल हो गया। उसका मुक्का थाओवा की मुट्ठी से बाल बाल चूक गया, जिससे थाओवा को एक शानदार मौका मिल गया। थाओवा को यह पसंद नहीं आया कि माइकल ने उसके प्रतिद्वंदी के खिलाफ उसकी मदद की, लेकिन वह मौजूदा स्थिति से पूरी तरह वाकिफ था। माइकल ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वे एक टीम है और उन्हें साथ मिलकर लड़ना है, यहां तक कि टीम प्रतियोगिता के लिए आवेदन करने से पहले ही। अगर वे अकेले लड़ना चाहते थे तो उन्हें माइकल का निमंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहिए था। इसके बजाय उन्हें एकल प्रतियोगिता में लड़ना चाहिए था और अपने से कई साल बड़े शीर्ष स्तर के तृतीय स्तरीय योद्धाओं के हाथों बुरी तरह हार जाना चाहिए था। जब थाओवा ने देखा कि माइकल ने उसकी लड़ाई में दखल दिया है तो वह अपनी आंख को दबा नहीं सका, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। उसने माइकल द्वारा पैदा किए गए इस अवसर का भी पूरा फायदा उठाया। माइकल के होंठ का कोना ऊपर की ओर उठ गया जब वह उस निर्धन शक्ति वाले बरसेरकर के पीछे पीछे जमीन पर गिर पड़ा। बरसेरकर के चेहरे पर मुक्का पड़ने के 1 सेकंड के भीतर ही 6 ची तलवारें और वाइवनटूथ भाले का ब्लेड उसकी गर्दन पर आ गए। मर गया, माइकल ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन इतनी तेज कि रिंग में मौजूद हर कोई सुन सके। यहां भी मरा हुआ। तुम लोगों के मारने से पहले ही वह मर चुका था। मैं कहना भूल गई थी। लोकाय चिल्लाए और अपनी पूरी ताकत से नीचे पड़े बेहोश सिल्वर और बरसेका के शरीर पर मुक्का मारा। यहां भी मेखाज ने घोषणा की, उसका भाला डबल इम्पैक्ट बरसेरकर की छाती पर टिका हुआ था। इसके बाद केवल टाइटन आर्म बरसेकर और स्वॉर्ड ऑफ डूम बरसेकर ही बचे थे, जिन्होंने अपनी क्रूर शक्ति और सोलर ट्रेट्स का उपयोग करके उन ग्लेशियरों को तोड़ते हुए अपना रास्ता बनाया था, जिन्होंने उन्हें कैद कर रखा था। ग्लेशियरों में घुसने के बाद कालेब ने फ्रोजन नोवा का उपयोग करके उनके पीछे के अंतर को सील कर दिया, जिससे दोनों बरसेरकर्स को यथासंभव लंबे समय तक कैद रखा जा सके। वह बुरी तरह थक चुका था और उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी, लेकिन युद्ध के मैदान में कालेब का प्रदर्शन और शक्ति प्रदर्शन असाधारण था। इस समय वह स्पष्ट रूप से टीम का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य था, जिसने बाकी सदस्यों को अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करने का मौका दिया और साथ ही विरोधियों की गतिविधियों को भी बुरी तरह से सीमित कर दिया। लेकिन अब जब 5 में से 3 बरसेरकर पराजित हो चुके थे तो कालेब थक चुका था। ओरिजिन एक्सपेंस में उसने अभी तक तीसरे स्तर के किसी दुश्मन से मुकाबला नहीं किया था। फिर भी माइकल के साथ मिलकर काम करते हुए कालेब को अपनी पूरी ताकत से तीसरे स्तर के कई राक्षसों से लड़ना पड़ा। यह एक नया अनुभव था, लेकिन निश्चित रूप से यह ऐसा कुछ नहीं था जिससे उसे नफरत हो। इसके विपरीत इससे उसका दिल उत्साह से भर गया। कारण, हालांकि कालेब की शक्ति समाप्त हो गई थी, माइकल और बाकी लोग बचे हुए 2 विरोधियों से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। थाओवा ने टाइटन आर्म सोलर ट्रेट के साथ बरसेरकर की ओर धावा बोला, जबकि लोकाय और मेखाज ने एक विशाल काली तलवार लिए हुए बरसेरकर पर ध्यान केंद्रित किया। मेखाज ने विशालकाय स्वॉर्ड ऑफ डूम का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित किया और बड़ी सटीकता से उसकी दिशा बदल दी। चूंकि वह पहले भी स्वॉर्ड ऑफ डूम सोल ट्रेट वाले बरसेरकर से कई बार लड़ चुका था, इसलिए वह जानता था कि बरसेरकर कैसे चलता है और स्वॉर्ड ऑफ डूम कितनी शक्तिशाली है। यह अधिकांश धातु के कवच को काट सकती थी, जिसमें मेखाज का लिविंग आर्मर भी शामिल था। मेखाज स्वॉर्ड ऑफ डूम से चोट खाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन यही कारण था कि वह और भी सावधानी से काम कर रहा था और अपने भाले से तलवार की दिशा को पूरी ताकत से मोड़ रहा था। इसी बीच लोकाय ने बरसेरकर को नुकसान पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन वह अकेली नहीं थी। माइकल दर्जनों ग्लेसिकल्स और 6 ची तलवारों के साथ लोकाय के बगल में प्रकट हुआ, जो उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी। कालेब के हमलों से तापमान में आई कमी के कारण ग्लेसिकल्स की बर्फीली धुंध पहले से भी अधिक शक्तिशाली थी। पूरा युद्ध क्षेत्र बर्फ से जम गया था, जिससे ग्लेसिकल्स की शक्ति और जमा देने वाला प्रभाव और भी बढ़ गया था।
उन्नत तलवारों के साथ मिलकर माइकल बरसेरकर के शरीर पर कई गहरे घाव कर सकता था और साथ ही ग्लेसिकल्स को नए घाव में घुसाकर बरसेरकर के मांस को जमा सकता था। परिणामस्वरूप बरसेरकर दर्द से कराह उठा, लेकिन वो हिल नहीं सका। लोकाई उसके दाहिनी ओर थी, पागलों की तरह अपना गदा घुमा रही थी, जबकि मेखाज उसके हर हरकत पर उसकी विनाशकारी तलवार को रोक रहा था। माइकल ने और अधिक ग्लेसिकल और ची स्वॉर्ड्स प्रकट किए। उसने वाइविनटूथ स्पीयर से नुकसान पहुंचाने के इरादे से आगे बढ़कर हमला किया, लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। ग्लेसिकल और ची स्वॉर्ड्स के दूसरे हमले के बाद जब बरसेका पर वार हुआ तो लोकाई और मेखाज ने उसे पूरी तरह से काबू कर लिया। रेफरी ने अपना एक हाथ उठाकर बरसेका को मृत घोषित कर दिया। इसके तुरंत बाद माइकल, लोकाई और मेखाज टाइटन आर्म सोलिट्रेट के साथ बरसेका की ओर दौड़े। थाओवा पूरी ताकत से उसका मुकाबला कर रहा था, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी भी बड़े जोश से पलटवार कर रहा था। उनमें से कोई भी दूसरे को हराने के लिए काफी मजबूत नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप माइकल और बाकी लोगों के आने तक लड़ाई गतिरोध में फंसी रही। सबके पहुंचने के कुछ ही सेकंड बाद टाइटन आर्म बरसेका हार गया। बेस्ट मिक्स टीम विजयी रही। अगले दौर में पहुंचने के लिए बधाई। रेफरी ने कुछ सेकंड बाद घोषणा की। उसने माइकल और बाकी लोगों को नए सिरे से दिलचस्पी से देखा। माइकल की टीम का कोई भी सदस्य पराजित नहीं हुआ था, जबकि बरसेरकर टीम के लगभग सभी सदस्य आसानी से बाहर हो गए थे। अधिकांश बरसेरकर और वॉरलॉक सेंटोर अपने साथियों की ताकत को जानते थे। वे सप्ताह में कम से कम एक बार आपस में लड़ते थे। सभी जानते थे कि थावा, लोकाई और मेखाज लगभग हरक्यूलियन स्ट्रेंथ वाले बरसेरकर और डबल इम्पैक्ट वाले बरसेरकर के बराबर ताकतवर थे। फिर भी आज की लड़ाई में दोनों बरसेरकर और वॉरलॉक सेंटोर ने अपने विरोधियों को बुरी तरह हरा दिया। वास्तव में मेखाज और लोकाई इतने जोश में थे कि वे थकने से पहले कुछ और लड़ाइयां लड़ सकते थे। थाओवा थोड़ा थका हुआ था, लेकिन उसकी ऊर्जा उसकी मूल ऊर्जा की तरह ही तेजी से वापस आ गई। थोड़ा आराम करने पर वह फिर से ऊर्जा से भरपूर हो जाएगा। केवल काले भी पूरी तरह से थका हुआ था। हालांकि इस समस्या को हल करना भी असंभव नहीं था। रेफरी ने खुद को संभाला और वीआईपी सेक्शन की ओर देखा, जहां सरदार और युद्ध पुजारिन मौजूद थे। तभी उन्हें बात समझ में आई। आखिरकार मुझे समझ आ गया कि उसका क्या मतलब था। मुझे बात समझ आ गई। उसने सोचा, सरदार द्वारा बहुत पहले कही गई किसी बात को याद करते हुए। बरसेकर स्वभाव से ही अपने विरोधियों को हराने के लिए अधिक संख्या का इस्तेमाल करने के खिलाफ थे। सरदार हमेशा अपने अतीत पर पछताता था, क्योंकि उसका मानना था कि दुश्मनों से आमने सामने की लड़ाई लड़ने से उसे अधिक सम्मान और गौरव प्राप्त होगा। और भी बेहतर होता अगर दुश्मनों की संख्या अधिक होती, क्योंकि हर बरसेकर और वॉरलॉक सेंटोर को सिखाया गया था कि विपरीत परिस्थितियों में युद्ध जीतने से ही सबसे अधिक गौरव और उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोर्स के मन में केवल शक्ति ही मायने रखती थी, संख्या या तुच्छ चालें नहीं। वे दूसरों का फायदा उठाने के बजाय निष्पक्ष और ईमानदारी से लड़ना पसंद करते थे, भले ही दूसरा पक्ष उनका कट्टर दुश्मन ही क्यों न हो। युद्धप्रिय ये दोनों जातियां आश्वस्त थीं कि इस तरह वे अपने लोगों के लिए अधिक सम्मान और गौरव प्राप्त कर सकती हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि अगर वे इसी सोच को मृत्यु तक कायम रखेंगे तो ओरिजिन एक्सपेंस में उन्हें और भी बड़ी उपलब्धियां मिलेंगी। लेकिन क्या सच में ऐसा था? ये सवाल सरदार ने भी पहले पूछा था। वे टेकुरों के खिलाफ ईमानदारी से क्यों लड़ेंगे, जो लुमिना तारकीय प्रणाली में घुसपैठ करके उनकी आजीविका को खतरे में डाल रहे थे? यदि वे टेकुरों को पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं कर सके, तो लुमिना तारकीय प्रणाली टेकुर जाति द्वारा जीत ली जाएगी और इसके परिणामस्वरूप वॉरलॉक सेंटोर नष्ट हो जाएंगे। क्या अपनी जाति के विलुप्त होने के खतरे के बावजूद सम्मान के लिए निष्पक्ष और ईमानदारी से लड़ना वाकई एक अच्छा विचार था? सबसे पहले, क्या अपनी सेनाओं को एकजुट करके और संख्या बल या छल से दुश्मनों को हराना वाकई अनुचित था? क्या अपनी संख्यात्मक बढ़त का उपयोग करना या अपने क्षेत्र के ज्ञान का लाभ उठाकर अपनी जबरदस्त शारीरिक शक्ति से दुश्मनों पर अचानक हमला करना अपमानजनक था? क्या यह अधिक अपमानजनक और बेईमानी भरा नहीं था कि जानबूझकर उनकी शक्ति को रोककर उन्हें निष्पक्ष और उचित तरीके से लड़ने से रोका जाए और किसी तरह अपनी जाति के विनाश के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए? क्या ये कहीं अधिक सम्मानजनक और गौरवपूर्ण नहीं था कि वे अपनी पूरी शक्ति और अपने पास मौजूद हर चीज का उपयोग अपने शत्रुओं से लड़ने के लिए करें, चाहे वे कितने भी कमजोर या मजबूत क्यों न हो? अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके सभी के खिलाफ लड़ना और अपने घर को बचाना सम्मान का कार्य था। सरदार हमेशा यही सोचता था, लेकिन पुराने बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोर्स के दिल और आत्मा में गहराई से बसे पारंपरिक मूल्य उनके बीच कभी न खत्म होने वाले आंतरिक संघर्ष का कारण बनते रहे।
सरदार भले ही सबसे शक्तिशाली बरसेरकर और बरसेरकर जाति का नेता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सारी शक्ति उसी के पास थी। पूरी जाति का सरदार होने के बावजूद उसे उनकी सदियों पुरानी परंपराओं, मूल्यों और नैतिकता का सम्मान करना पड़ता था। उनकी शिक्षाओं की अवहेलना करना उनका और उनके आदर्शों का अपमान करने के बराबर था। इस प्रकार सरदार को अपने आंतरिक विचारों को सूक्ष्म रूप से सभी तक पहुंचाने और संप्रेषित करने का एक तरीका खोजने के लिए मजबूर होना पड़ा, और उसने इसके लिए बैटल एक्सचेंज का उपयोग करने का निर्णय लिया। बैटल एक्सचेंज का मुख्य उद्देश्य टेकुर जाति के विरुद्ध कार्य करना और ट्राइटन गठबंधन के भीतर तीनों जातियों की सेनाओं को एकजुट करना था, ताकि ध्वज युद्ध शुरू होने से पहले सबसे प्रतिभाशाली योद्धाओं का चयन करके उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके। हालांकि यह अन्य जातियों के पारंपरिक मूल्यों को जानने का भी एक तरीका था, ये समझने का कि दुनिया केवल काली या सफेद नहीं है और कई सवालों के एक से अधिक उत्तर होते हैं। इसलिए सरदार तब संतुष्ट हुआ जब उसने टीम अनुशासन में एक मिश्रित समूह को उभरते देखा। ये पहली बार था कि बरसेरकर्स ने मनुष्यों को अपनी टीम में स्वीकार किया था, और इसके विपरीत भी। आमतौर पर उनके बीच मतभेद होते थे और मनुष्यों और बरसेरकर्स के बीच जरा भी टीम वर्क नहीं होता था। युद्ध शैली में अंतर बहुत अधिक था, ठीक वैसे ही जैसे किसी विशेष जाति के पारंपरिक मूल्य युद्ध में भिन्न होते हैं। लेकिन उनके सामने मौजूद मिश्रित टीम ने इसे कारगर बनाने का तरीका ढूंढ लिया था। ये स्पष्ट था कि थावा, लुकाए और मेखाज इस बात से खुश नहीं थे कि माइकल और कालेब ने उनके विरोधियों के खिलाफ लड़ाई में उनका साथ दिया, लेकिन वे उनकी शक्ति और दूरदर्शी टिप्पणियों का सम्मान भी करते थे। माइकल के साथ एक सप्ताह और कालेब के साथ कुछ दिन बिताने से ही पता चल जाता था कि युद्ध के दौरान उनके मन में क्या चल रहा था। माइकल ने थावर और लोकाई दोनों को इसलिए हराया क्योंकि उन्होंने शुरू में उसे कम आंका था। माइकल ने स्पष्ट कर दिया कि इस तरह का व्यवहार अपमानजनक था और एक सम्माननीय योद्धा को ऐसा नहीं करना चाहिए। सम्माननीय योद्धाओं को अपने विरोधियों के विरुद्ध अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। केवल प्रशिक्षण सत्र और अन्य विशेष परिस्थितियां ही अपवाद थीं। इसके अलावा अपने शत्रु के प्रति सम्मान दिखाने के लिए पूरी शक्ति से लड़ना आवश्यक था, और अपने विरोधियों के प्रति सम्मान दिखाने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि वे अपनी शक्तियों को मिलाकर और भी अधिक शक्ति का प्रदर्शन करें। माइकल ने इसी तरह के कुछ हद तक अटपटे तर्क का इस्तेमाल करके थावा, लोकाई और मेखास को अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने और कालेब और खुद द्वारा दी गई सहायता को मिलाकर अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए राजी किया। ये कुछ हद तक ठीक रहा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनमें माइकल सुधार करना चाहता था। सौभाग्य से उनके पास और सुधार करने के लिए पर्याप्त से अधिक समय था। सरदार भी यही उम्मीद कर रहा था। वह मिश्रित टीम को देखता रहा, इस उम्मीद में कि वे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे और मिश्रित टीम की जीत अधिक ध्यान आकर्षित करेगी, शायद जिज्ञासा भी। इस बीच एलिस को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोचे। कालेब के शक्ति प्रदर्शन को देखकर वह अचंभित थी, और इसका कारण यह नहीं था कि उसकी ताकत में अचानक बहुत वृद्धि हो गई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसकी हैरानी का कारण यह था कि कालेब की लड़ने की शैली उससे बिल्कुल अलग थी जो उसे सिखाई गई थी। एलिस ने कालेब को बहुत बारीकी से प्रशिक्षित किया ताकि उसकी आक्रमण और रक्षात्मक तकनीकें यथासंभव उन्नत हों। फ्रोजन नोवा पर कालेब की महारत अभी भी अपेक्षाकृत कम थी क्योंकि सोलिट्रेट प्याज की तरह परतदार थी और एक द्वितीय स्तर के लॉट के लिए इसे पूरी तरह से नियंत्रित करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसकी आक्रमण तकनीकें और रक्षात्मक उपाय पहले से ही काफी अच्छे थे। लेकिन आज की लड़ाई में कालेब ने युद्ध क्षेत्र की कमान संभालकर और हर चीज को सटीक रूप से नियंत्रित करके टीम के मुख्य सदस्य के रूप में अपनी भूमिका साबित कर दी। एक पल के लिए एलिस को कालेब में अपनी झलक दिखाई दी। उसका अंदाज उसे अपने बचपन के दिनों की याद दिला रहा था जब वह फ्रोजन किंगडम का इस्तेमाल करती थी। उसकी सोलिट्रेट का प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा था, जिसका इस्तेमाल युद्ध क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए बखूबी किया जा सकता था। हालांकि एलिस ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कालेब अपनी सोलिट्रेट का इस्तेमाल उसी तरह करेगा जैसे वह आमतौर पर फ्रोजन किंगडम का इस्तेमाल करती थी। उनकी आत्मा की विशेषताएं अलग प्रकार की थीं, तो फिर वह अचानक से अपने लड़ने का तरीका क्यों बदल देगा? ये बात ही उसे हैरान करने के लिए काफी थी। लेकिन एक बात ऐसी भी थी जो उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी।